पानीपत का मैदान भारत के भाग्य का गवाह बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। हालांकि आज से 30 साल पहले बाबर ने इसी पानीपत के मैदान में जीत हासिल कर भारत पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी और आज वही मुग़ल फिर अपनी खोई हुई सल्तनत पाने के लिए अपनी सेनाओं के साथ इस मैदान में आ डटे थे। लेकिन आज उनका सामना एक ऐसे योद्धा और उसकी सेना से था जिसका सामना करने का साहस समकालीन किसी फौज में नहीं था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के एकमात्र हिंदू शासक हेमचंद विक्रमादित्य की, जिन्हें हम हेमू के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि हेमू ने दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए 22 युद्ध किए और उसमें से वो एक भी युद्ध नहीं हारा। और इतिहासकारों की माने तो ऐसा भी कहा जाता था कि हेमू और हेमू की सेना का इतना खौफ था कि उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े सूरमा रणभूमि छोड़कर भाग जाया करते थे। और शायद यही कारण था कि हेमू की सेनाओं के सामने मुग़ल सेनाओं का मनोबल आधा था और इसी के चलते ना तो अकबर और ना ही बैरम खां मुग़ल सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे। इसके उलट वो पानीपत के मैदान से 8 किलोमीटर दूर रहकर मुग़ल सेनाओं की हर हरकत पर नज़र रख रहे थे। और इतिहासकारों की माने तो शायद ना तो अकबर और ना ही बैरम खां को मुग़ल सेनाओं की जीत का बहुत भरोसा था। पूरा हिंदुस्तान आज इस युद्ध के निर्णय को टकटकी लगाकर देख रहा था, लेकिन शायद हेमू की वीरता पर आज हेमू का भाग्य भारी पड़ने वाला था। तो चलिए जानते हैं इस वीर योद्धा और हिंदुस्तान के भाग्य की एक अनोखी कहानी, जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। दोस्तों, इतिहास के इस रोमांचक सफ़र में मैं आपका साथी, आपका गाइड सैम, अपनी इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरी में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वास्थ्य मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तज़ा है, एक गुजारिश है कि जिन्होंने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेमू का जन्म बेहद ही साधारण हिंदू परिवार में हुआ था। कुछ इतिहासकार उसे बनिया तो वहीं कुछ ब्राह्मण मानते हैं। हेमू का बचपन दिल्ली के पास रेवाड़ी में बीता। उसके पिता नमक का व्यापार करते थे और आगे चलकर हेमू भी इसी कारोबार से जुड़ गया। कहते हैं कि हेमू न केवल कारोबार में बहुत निपुण था, बल्कि उसे कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान भी था। वो अरबी, फारसी, संस्कृत और पाली में अच्छा दखल रखता था। उसका गणित का ज्ञान भी अक्सर लोगों को आश्चर्य में डाल देता था। अपनी योग्यता और हुनर के बल पर हेमू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी 1545 में शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। हेमू जानता था कि यदि उसे आगे बढ़ना है तो उसे हर हाल में सुल्तान से नज़दीकियां बढ़ानी होंगी। हेमू अपनी काबिलियत से बहुत जल्दी ही इस्लाम शाह का खास हो जाता है, जिसके चलते उसे पहले दरोगाए बाजार और थोड़े दिन बाद उसे गुप्तचर विभाग का प्रधान बना दिया जाता है। इस्लाम शाह ने जल्दी ही हेमू के अंदर एक युद्ध रणनीतिज्ञ और वीर योद्धा के सभी गुण देख लिए, जिसके चलते वो हेमू को अफगानों के समक्ष एक विकल्प के रूप में खड़ा कर देता है। हेमू, जिसे कुश्ती घुड़सवारी का बहुत शौक था, धीरे धीरे न केवल बहुत धन अर्जित करता है, बल्कि उसी दौलत से एक बहुत सक्षम और कुशल फौज का निर्माण भी कर लेता है। वो अपनी सेना में सबसे कुशल सैनिकों को नियुक्त करता है और नकद वेतन की प्रथा की शुरुआत करता है। उसकी सेना में सैनिकों को हर 10 दिन पर वेतन दिया जाता था, जिसके चलते उसके सैनिक पूरी निष्ठा और वफादारी से उसके लिए युद्ध करते थे। 30 अक्टूबर 1553 को इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका 12 साल का लड़का फिरोज खान दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके चाचा आदिल शाह ने उसे 3 दिन के अंदर ही मौत के घाट उतारकर दिल्ली का तख्त हासिल कर लिया। इतिहासकारों का मानना है कि इसमें हेमू ने आदिल शाह का साथ दिया था, जिसके चलते उसे दिल्ली का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। आदिल शाह एक निहायत ही कमज़ोर और रंगीन मिजाज का शासक साबित हुआ, जिसके चलते दिल्ली का शासन पूरी तरह से अब हेमू के हाथ में आ गया था। उसकी सेना अब इतनी विशाल हो चुकी थी कि जिसका सामना करना किसी भी शासक के लिए आसान नहीं था। हेमू की महत्वाकांक्षाएं अब जोर मार रही थीं। वह हिंदुस्तान का शासक बनने का सपना देखने लगा था। 26 जनवरी 1556 को उसे खबर मिलती है कि हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई है। हेमू को यह एक अवसर प्रतीत होता है
अपने सपनों को हकीकत में बदलने का, जिसके चलते वो एक विशाल सेना लेकर दिल्ली की तरफ कूच करता है। उसकी यह विशाल सेना रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को तहस नहस करती हुई आगरा तक पहुंच जाती है, जहां का मुगल गवर्नर हेमू के आने की खबर सुनकर ही दिल्ली भाग जाता है। हेमू का अब आगरा पर कब्जा हो चुका था, लेकिन हेमू की मंजिल तो दिल्ली थी, जिसके चलते उसकी सेनाएं दिल्ली के पास तुगलकाबाद के मैदान में डट जाती हैं। दिल्ली का मुगल गवर्नर तर्दी बेग एक बहुत ही कुशल और चतुर सरदार था। वो आसपास के सभी मुगल सरदारों और उनकी फौजों को लेकर तुगलकाबाद के युद्ध में कूद पड़ता है। हेमू की सेना में 1000 हाथी, 50,000 घोड़े और 50 बड़ी तोपें थीं, जो किसी भी दुश्मन फौज का सफाया चुटकियों में कर सकती थीं। हेमू सेना को 3 भागों में बांटता है, जिसमें बाईं और दाईं ओर से घुड़सवार सेना और मध्य में वो खुद अपने हाथी हवाई पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। युद्ध शुरू होते ही मुगलों की घुड़सवार सेना हेमू की सेना पर जोरदार हमला करती है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। मुगलों का हमला इतना तेज और ज़बरदस्त था कि वो आगे बढ़ते बढ़ते हेमू के कैंप तक पहुंच जाते हैं। पर जब तक वो ये समझ पाते कि ये हेमू की बनाई हुई रणनीति थी, जिससे उसने मुगल घुड़सवार सेना को उसके मुख्य भाग से काट दिया था। अब हेमू मध्य से अपने हाथियों और विशेष घुड़सवार सेना के साथ बढ़कर तरतीब बेग पर हमला बोल देता है। मुगल गवर्नर ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। वो अपनी गवर्नर साथियों के साथ अपनी सेना को छोड़कर रणभूमि से भाग जाता है। हेमू मुगल सेना को बुरी तरह पराजित कर दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लेता है। हेमू 7 अक्टूबर 1556 को एक स्वतंत्र शासक के रूप में विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से आसीन होता है। वह मध्यकालीन भारत का अकेला हिंदू शासक था जो अपने दम पर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। लेकिन दूरदर्शी हेमू जानता था कि यदि उसने मुगलों को, जो कि भागकर पंजाब में इकट्ठा हो गए थे, पूरी तरह से भारत से नहीं खदेड़ा तो उसकी यह विजय ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहेगी। इसी के चलते उसने आगे बढ़कर मुगलों से एक अंतिम लड़ाई की योजना बनाई। दिल्ली का गवर्नर तर्दी बेग जब अपने साथियों के साथ अकबर के दरबार में पहुंचता है तो उसे बैरम खां, जो कि उस समय मुगल सत्ता का अकेला करता धरता था, उनकी इस कायरता से बिल्कुल खुश नहीं होता है। तर्दी बेग बैरम खां को समझाने की कोशिश करता है कि वह सब काबुल चलें, जहां से कुछ समय बाद वो एक बड़ी सेना लेकर हेमू से टक्कर लेंगे। बैरम खां, जो पहले ही तर्दी बेग से नाराज़ था, उसके इस कायरतापूर्ण सुझाव पर अपनी तलवार से उसकी गर्दन दरबार में ही काट देता है और सभी मुगल सरदारों को यह संदेश भी देता है कि कायरों और भगोड़ों का मुगल सेना में यही हश्र होगा। उधर हेमू भी मुगलों से लोहा लेने के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़ता है। हालांकि उसके दरबार के पंडित और ज्योतिष उसको इस युद्ध के लिए रोकते हैं। शायद हेमू के सितारे उनके अनुसार हेमू का साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन हेमू इन सब बातों को अनसुना कर कूच करता है और पानीपत के मैदान में डट जाता है। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेनाएं अली कुली खां के नेतृत्व में हेमू की सेनाओं से लोहा लेने पहुंच जाती हैं। मुगल जानते थे कि आज या तो वो मरेंगे या हिंदुस्तान का तख्त उनके कदमों में होगा। उधर हेमू अपनी अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने हाथी हवाई पर फिर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। युद्ध शुरू होते ही हेमू दिल्ली की युद्ध की रणनीति फिर अपनाता है और मुगल सेना को उनके मुख्य मध्य भाग से अलग कर देता है। युद्ध देखकर लग रहा था कि हेमू बड़ी आसानी से मुगलों को धूल में मिला देगा। हेमू की घुड़सवार सेना मुगलों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। हेमू तभी अपने मध्य भाग को आगे बढ़ाता है। मुगल सेना को लगता है कि हेमू के हाथी उनके बीच मौजूद दलदली जमीन को पार नहीं कर पाएंगे, पर हेमू आश्चर्यजनक रूप से उस दलदल को पार कर जाता है। अब हेमू और उसके जीत के बीच महज कुछ मीटर की ही दूरी थी, पर तभी भाग्य हेमू का साथ छोड़ देता है। एक तीर सीधा आकर हेमू की आंख में लग जाता है, जिसके चलते हेमू अपने हाथी पर ही बेहोश हो जाता है। यह देखकर हेमू का महावत हेमू को युद्ध भूमि से दूर ले जाने का प्रयास करता है। हेमू की सेना को लगता है कि हेमू मारा गया और इसी के चलते उसकी सेना में भगदड़ मच जाती है और यहीं से उसकी जीतती हुई सेना मुगलों द्वारा बुरी तरह से पराजित होती है। मुगल सरदार हेमू को भी पकड़ लेते हैं और उसे अकबर के दरबार में पेश करते हैं, जहां बैरम खां अकबर को उसका सर काट कर गाजी की उपाधि लेने को कहता है।
लेकिन अकबर के मना करने पर वह खुद हेमू का सर धड़ से अलग कर देता है। इस तरह भारत के इस वीर और सबसे योग्य सेना नायक का बहुत ही दुखद अंत होता है। शायद भाग्य ने हेमू का साथ दिया होता तो आज भारत का भविष्य कुछ और होता। हेमू के साथ ही 1 साल पुराना हिंदू भारत का सपना भी चूर चूर हो जाता है। मुग़ल हेमू के कटे हुए सर को गजनी भेज देते हैं, वहीं उसके कटे हुए धड़ को दिल्ली के किले पर लटका देते हैं। बैरम खां हेमू के सैनिकों के कटे हुए सरों से दिल्ली में एक मीनार बनवाता है। वो यही नहीं रुकता, वो हेमू के परिवार के सदस्यों को ढूंढकर उनको मौत के घाट उतार देता है। इस तरह भारत के एक सबसे योग्य सेना नायक और शासक का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अंत होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अब आपका दोस्त सैम आपसे इजाज़त लेता है। फिर मिलेंगे। गुड डे, शब्बा खैर।